हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है इकोनॉमिक क्लासेस वाई आर के सर में। आज हम लोग उत्पादन लागत को डिस्कस करने जा रहे हैं। उत्पादन लागत, जब भी कोई उत्पादक किसी वस्तु का निर्माण करना चाहता है तो उसे विभिन्न साधनों को उत्पादन कार्य में लगाना होता है। जो साधन वो लगाएगा उसके बदले उसे मौद्रिक रूप से भुगतान करना होता है। वह भुगतान लागत कहलाता है। अर्थात उत्पादन के साधनों को प्रयोग में लाने के लिए जो धनराशि व्यय करनी पड़ती है उसे उत्पादन लागत कहते हैं। उत्पादन लागत जो है उसका कॉस्ट फंक्शन होता है। उत्पादन लागत उत्पादन की मात्रा Q का फलन होता है, यानी कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी, यानी जो उत्पादन होगा उसमें जो लागत आएगी वो उसका फंक्शन कहलाता है, यानी कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी। तो जो उत्पादन लागत है यह भी दो काल में होता है, एक अल्पकाल और दूसरा दीर्घकाल। क्योंकि उत्पादन दो अवधियों से संबंधित होता था, एक अल्पकाल से एक दीर्घकाल से। अल्पकाल वह अवधि है जिसमें उत्पादन के एक साधन में हम लोग परिवर्तन करते हैं, बाकी अन्य साधनों को हम लोग स्थिर मानकर चलते हैं या स्थिर बनाकर रखते हैं। जबकि दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील बन जाते हैं। तो इस प्रकार उत्पादन जो फंक्शन होगा हमारा अल्पकाल के लिए, कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ Q T P K। यहाँ Q उत्पादन की मात्रा है, T तकनीक है, P साधनों की कीमत है जो साधन हम उत्पादन में लगाएंगे, और K पूंजी है, कैपिटल। तो अल्पकाल में जब हम लोग फंक्शन लिखते हैं, कॉस्ट फंक्शन लिखते हैं, तो कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ Q T P K होता है। लेकिन यहाँ हम तकनीक, उत्पादन के साधनों की कीमत और पूंजी, इन तीनों को अल्पकाल में स्थिर मान लेते हैं। इस प्रकार ऊपर से डैश लगाते हैं जो बताता है कि अल्पकाल में इन तीनों में परिवर्तन नहीं होता है या इसे स्थिर मान लिया जाता है। तो इस प्रकार जो कॉस्ट फंक्शन हमारा बनता है, ये हमारा कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी। जो आउटपुट हमारा है उस पर निर्भर करता है। TPK यानी तकनीक, उत्पादन के साधनों की कीमत और पूंजी, ये तीनों स्थिर मान लिए जाते हैं। लेकिन दीर्घकाल में लागत फलन जो है वह अलग तरह का होता है। यहाँ कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ QTP, यहाँ तीन ही होते हैं, जिसमें Q उत्पादन की कुल मात्रा, T तकनीक और P साधनों की कीमत जो साधन हम उत्पादन में लगाते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे दीर्घकाल में जब उत्पादन हम किया जाएगा तो यहाँ भी तकनीक और साधनों की कीमत को स्थिर मानकर चलते हैं। इसलिए यहाँ भी जो फंक्शन होगा हमारा कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ Q, यानी आउटपुट, लागत जो है उत्पादन की मात्रा का फलन होता है। तो इस प्रकार हुआ। यहाँ दीर्घकाल में K हम लोग नहीं लिखते हैं, K यानी पूंजी, क्योंकि पूंजी दीर्घकाल में परिवर्तनशील हो जाती है। पूंजी यानी मशीनें। अल्पकाल में मशीनों में परिवर्तन नहीं हो सकता है, वह स्थिर साधन का भाग होता है। लेकिन दीर्घकाल में K परिवर्तनशील हो जाता है, इसलिए हम लोग इसमें यहाँ नहीं दिखाते हैं। लेकिन तकनीक और साधनों की कीमत को हम लोग स्थिर मान के चलते हैं, कांस्टेंट मान के चलते हैं, क्योंकि इन दोनों परिवर्तन होने से उत्पादन में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण लागत में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो इस प्रकार जो उत्पादन लागत है वो दो अवधियों में, अल्पकाल और दीर्घकाल में, इस प्रकार होता है। दोनों अवधियों में C द फंक्शन ऑफ Q, लेकिन यहाँ पर जो मेन फंक्शन हम लोग लिखते हैं इस प्रकार लिखते हैं
जबकि दीर्घकाल में इस प्रकार लिखते हैं। यहाँ Q यानी उत्पादन की मात्रा को छोड़ के जितने भी चीज़ें हैं, तकनीक, उत्पादन साधनों की कीमत और पूंजी को कांस्टेंट मान लिया जाता है। और दीर्घकाल में तकनीक और साधनों की कीमत को स्थिर मान लिया जाता है। इस प्रकार कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी, यानी जो आउटपुट हमारा है उस पर निर्भर करता है। अब हम लोग उत्पादन लागत का वर्गीकरण को देखेंगे। उत्पादन लागत 3 प्रकार की होती है। पहला मौद्रिक लागत, दूसरा वास्तविक लागत और तीसरा अवसर लागत। अब तीनों को हम डिस्कस करेंगे। मौद्रिक लागत यानी मुद्रा के रूप में लागत। जब भी उत्पादक किसी उत्पादन कार्य करता है तो उत्पादन के विभिन्न साधनों को भुगतान करता है। वह भुगतान जब मौद्रिक रूप में किया जाए या मुद्रा के रूप में व्यय किया जाए, जो राशि व्यय की जाती है वह मौद्रिक लागत कहलाती है। दूसरा होता है वास्तविक लागत। वास्तविक लागत की जो अवधारणा है उसका प्रतिपादन प्रोफेसर मार्शल ने किया था। प्रोफेसर मार्शल हैं जिन्होंने इसका प्रतिपादन किया। उन्होंने बताया कि जब भी कोई उत्पादन प्रक्रिया शुरू होती है तो लोगों को कुछ कष्ट उठाने पड़ते हैं, यानी समाज को कुछ कष्ट उठाने होते हैं। उसे ही वास्तविक लागत का नाम उन्होंने दिया था। वास्तविक लागत को ही हम लोग सामाजिक लागत भी कहते हैं, क्योंकि उत्पादन की प्रक्रिया के कारण समाज के लोगों को यानी समाज को कुछ कष्ट उठाने ही होते हैं। जैसे जब समाज के लोग उत्पादन के कार्य के कारण उसे पूंजी लगाते हैं, यानी पूंजी का उसमें निवेश किया जाता है, तो पूंजी से जब तक लाभ मिलेगा उस समय तक वह कष्ट उठाता है पूंजी से दूर रहने का, पूंजी को कहीं लगाने के कारण। तो वह जो त्याग है, पूंजी का जो त्याग किया गया उत्पादन की प्रक्रिया के लिए, तो वह त्याग यानी जो कष्ट उठाया लोगों ने वह सामाजिक लागत या वास्तविक लागत कहलाती है। इसका प्रतिपादन मार्शल ने किया। मार्शल ने ही इस अवधारणा को बताया। यह ऑब्जेक्टिव रूप में एग्जाम में आता है। और तीसरा है अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका प्रतिपादन ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्रियों ने किया था। यह वास्तविक लागत पर ही संशोधन है। वास्तविक लागत को ही दूसरे रूप से ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्रियों ने प्रस्तुत किया और नाम दिया उसे अवसर लागत। यानी उत्पादन के दौरान किसी साधन को जो बेस्ट रूप से लगाया जाता है और उसे दूसरे टर्म में जो उसमें लगाया जाएगा उत्पादन की प्रक्रिया में, तो जो उसका बेस्ट ऑप्शन होगा वह अवसर लागत कहलाता है। इसको हम लोग उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि व्यक्ति ए है, वह 3 काम करता है, 1, 2, 3। पहला काम के लिए उसे 50,000 रुपये का भुगतान किया जाता है। दूसरा काम के लिए 40,000 का भुगतान किया जा सकता है और तीसरा काम के लिए 30,000 रुपये का भुगतान किया जा सकता है। तो ये व्यक्ति इन तीनों में किसी को चुन सकता है। तो निश्चित ही वह व्यक्ति इसको चुनेगा क्योंकि उसमें उसे सबसे ज़्यादा भुगतान किया जा रहा है, यानी जो उसकी योग्यता है, उसका जो काम है, उसके बदले में सबसे ज़्यादा भुगतान उसको इस काम में किया जा रहा है, पहले काम में किया जा रहा है, और वह इसी को चुनेगा क्योंकि उसमें उसे 50,000 रुपये का भुगतान होगा। तो यह व्यक्ति जो है, यह दूसरा जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी उसके लिए है, यानी जो उसका दूसरा बेस्ट अवसर है 40,000 को, वह छोड़ रहा है। यह उसका अवसर लागत कहलाएगा। यदि यह व्यक्ति इस जॉब को छोड़ दे, इस काम को छोड़ दे, तो उसके पास ये 2 ऑप्शन बचेंगे।
तो व्यक्ति जो है वह इसको चुनेगा, क्योंकि यह उसका दूसरा ऑप्शन था बेस्ट ऑप्शन, तो व्यक्ति फिर इसे चुनेगा। ये ऑप्शन उसका दूसरा सेकेंड ऑप्शन बन जाएगा अवसर लागत के लिए। इस प्रकार जो व्यक्ति अपना बेस्ट ऑप्शन छोड़कर जिसको प्राप्त करता है वह उसका अवसर लागत कहलाता है। यानी वह 40,000 छोड़ के वो 50,000 को प्राप्त करेगा। 50,000 वाले जॉब यदि उससे हट गई या नहीं मिली तो वह 40,000 वाले को ही चुनेगा इन तीनों में से। यानी यह ही अवसर लागत कहलाता है। तो इस प्रकार हमने देखा अवसर उत्पादन लागत 3 प्रकार के हैं। पहला मौद्रिक लागत, दूसरा वास्तविक लागत या सामाजिक लागत और तीसरा अवसर लागत। हम लोग उत्पादन लागत को देख लिया, ये 3 प्रकार के हैं, मौद्रिक लागत, वास्तविक लागत और अवसर लागत। लेकिन मौद्रिक लागत को भी इन 3 भागों में बांटा जा सकता है या बांटा जाता है। पहला है स्पष्ट लागतें, दूसरा है अस्पष्ट लागतें और तीसरा है सामान्य लाभ। स्पष्ट लागतें वे होते हैं जिनका भुगतान मौद्रिक रूप से किया जा सकता है, जैसे कच्चे माल पर व्यय, श्रम, लेबर उसकी मजदूरी, भूमि का किराया। इन सभी का भुगतान मौद्रिक रूप से किया जा सकता है, इसलिए इसे स्पष्ट लागत कहा जाता है। यानी स्पष्ट लागतों को मौद्रिक रूप से व्यक्त किया जा सकता है, इसे जो बही खाता होता है उसमें दिखाया जा सकता है। यानी उत्पादन कार्य के दौरान जितने भी उत्पादन के साधनों का प्रयोग किया जाएगा और जिसका मौद्रिक भुगतान किया जाता है, मौद्रिक रूप से भुगतान किया जा सकता है, उसे हम स्पष्ट लागतें कहते हैं। इसे जो अकाउंट होता है कंपनी का, फर्म का, उसमें स्पष्ट रूप से हम लोग दिखा सकते हैं। दूसरा होता है अस्पष्ट लागतें। नाम से यह स्पष्ट है, जिसको स्पष्ट नहीं किया जा सकता है वैसी लागतें। अस्पष्ट लागतें, इसमें उद्यमी जो होता है, जो उत्पादक है, वह खुद सेवा देता है कंपनी में, अपने फर्म में जो अपनी सेवा देता है, दिन रात काम करता है, उसके लिए वह अलग से भुगतान नहीं लेता है। उसी प्रकार वह स्वयं की पूंजी से लगाकर उत्पादन कार्य शुरू करता है, तो अपनी पूंजी पर वह अलग से भुगतान नहीं लेता है। उसी प्रकार उसका जो भवन रहता है, तो उस भवन का किराया का भुगतान वह अलग से नहीं करता है। तो ऐसी लागतें जिसको मौद्रिक रूप से भुगतान नहीं किया जाता है उसे अस्पष्ट लागतें कहते हैं। यदि उद्यमी इन सेवाओं के बदले भुगतान लेने लग जाए तो अस्पष्ट लागतों में चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई भी उद्यमी जब उत्पादन कार्य करता है तो वह उसमें काम करता है, तो उसके लिए वह अलग से भुगतान प्राप्त नहीं करता है। उसे पूंजी भी है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उद्यमी से जुड़ी हुई होती हैं, जिसके लिए वह अलग से भुगतान प्राप्त नहीं करता है या करने की कोशिश करता है। वह उत्पादन में इन सभी चीज़ों को लगातार शामिल करता है। तो ऐसी लागतें अस्पष्ट लागतें कहलाती हैं। और तीसरा होता है सामान्य लाभ। जब भी उत्पादन कार्य होगा तो उत्पादक एक न्यूनतम लाभ को प्राप्त करना चाहता है या प्राप्त करेगा, क्योंकि न्यूनतम लाभ उसे नहीं मिलेगा तो वह उत्पादन नहीं करेगा, क्योंकि उत्पादन करने का उद्देश्य ही लाभ कमाना होता है। यदि लाभ ही नहीं होगा तो वह उत्पादन ही नहीं करेगा। यानी उत्पादन कार्य में बने रहने के लिए उसे एक न्यूनतम लाभ की आवश्यकता होती है जो उसे चाहिए, तो उसे हम लोग सामान्य लाभ कहते हैं। लेकिन न्यूनतम लाभ चूँकि मौद्रिक रूप से इसको दिखाया जा सकता है, इसे फर्म के, कंपनी के बही खाता में दिखाया जा सकता है, इसलिए यह स्पष्ट लागतों में का ही हिस्सा हो सकता है या कहा जा सकता है।
क्योंकि ये मौद्रिक रूप से उद्यमी को मिलने वाला भुगतान है, यानी जो लाभ होगा वह उद्यमी को जो प्राप्त होता है वह हिस्सा कहलाता है। इसलिए हम इसे स्पष्ट लागतों में भी की तरह हम दिखा सकते हैं कि जो लागत है उससे उसकी कमाई हुई, यानी इसका यह हिस्सा हो सकता है। तो इस प्रकार मुख्यतः जो मौद्रिक लागत है उसकी दो हिस्से हैं, स्पष्ट लागतें और अस्पष्ट लागतें। सामान्य लाभ, चूँकि लागत के कारण लाभ होता है उसे उत्पादन कार्य के बाद, सामान को बेचने के बाद, इसलिए हम लोग इसे अलग से भी दिखाते हैं, क्योंकि फर्म को काम करने के लिए, किसी व्यक्ति को उत्पादन करने के लिए उससे न्यूनतम लाभ की प्राप्ति होनी आवश्यक है। तो मुख्यतः जो अंतर है वह स्पष्ट लागतों और अस्पष्ट लागतों के बीच में होता है। इसे हम लोग स्पष्ट लागतों में शामिल कर सकते हैं, और नहीं तो हम लोग अलग ही दिखाते हैं, क्योंकि यह हमें प्राप्त होता है उत्पादन के कारण। जो लागत लगाए उस लागत के ऊपर वह न्यूनतम राशि है जो उद्यमी को चाहिए होता है। तो इस प्रकार हम लोग देख लिए कि लागत का जो वर्गीकरण है वह 3 प्रकार का होता है: मौद्रिक लागत, वास्तविक लागत और अवसर लागत। अब मौद्रिक लागत जो है उसे भी 3 भागों में बांटा गया है: स्पष्ट लागत, अस्पष्ट लागत और सामान्य लाभ के बीच में। हम लोग उत्पादन लागत के विभिन्न अवधारणाओं को समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अल्पकाल में उत्पादन लागत और दीर्घकाल में उत्पादन लागत कैसी होती है उसका अध्ययन करेंगे, जिसमें ग्राफ के साथ हम लोग जानेंगे कि अल्पकालीन अवधि और दीर्घकाल में क्या अंतर होता है, उसमें क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमें बताएं। धन्यवाद।